बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि PSL की रौनकें दोबारा से बहाल हो गई हैं। जैसे हम जानते हैं कि 5th एडिशन का आगाज़ फरवरी मार्च के अंदर हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की सिचुएशन की वजह से इन मैचेस को पोस्टपोन करना पड़ा। एक स्कूल ऑफ थॉट यही था कि इसी जो फ्लो में मैचेस हो रहे हैं, जो प्ले ऑफ लाहौर में मुंतकिल हो गए थे और इसी को सेमीफाइनल में कन्वर्ट भी कर दिया गया था और कहा गया था कि फ़ाइनल और इसके साथ इसको कंप्लीट किया जाएगा। बट एक इतनी अनसर्टन सिचुएशन हो चुकी थी कि शायद ये उस टाइम होना पॉसिबल नहीं था और ये राइट डिसीजन था। हमने देखा कि PCB ने एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स को दोबारा इंडक्ट किया, मैनेजमेंट सारी आई और इन मैचेस को अब कराची में कंडक्ट किया जा रहा है। इस पे हम PCB को तमाम लॉजिस्टिक के ऊपर, इस तमाम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अप्रिशिएट करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि एक ज़बरदस्त इवेंट इसी जोशो खरोश के साथ जहाँ पे ये पोस्टपोन हुआ था, दोबारा से इनेकाद किया जा रहा है। अभी बात करते हैं आज के मैच के हवाले से, थोड़ी बात करते हैं कि आज का मैच जो सेकंड एलिमिनेटर है वो खेला जा रहा है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान। लाहौर कलंदर देखने में हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग की, पर्टिकुलरली फ़खर जमान और वीज़े ने, इन्होंने आलमोस्ट फ़खर जमान ने 40 रन स्कोर किए और वीज़े ने 48 की जानदार इनिंग्स खेली। उसके बाद हम देखते हैं कि चेस जारी है मुल्तान सुल्तान का, बड़ा ज़बरदस्त एक किस्म की बैटिंग जारी है। मुल्तान सुल्तान 108 पे 3 विकेट गिर चुकी हैं, उनके भी बड़ा ज़बरदस्त चेस जारी है, बल्कि अब तो चौथी विकेट भी गिर चुकी है। रवि बोपारा भी आउट हो चुके हैं। अब देखना ये है कि वो इसको मोमेंटम को कैसे कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर भी आ जाता है। जैसे हमने देखा कि बैटिंग पहले हाफ में थोड़ा सा बॉल रुक के आती है, ज़रा ब्रेक करके आती है, बट सेकेंड हाफ में बैटिंग कंपैरेटिवली ज़रा इजी हो जाती है। इसीलिए हमने देखा कि आज भी मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि सारे की नज़र के अंदर होता है कि ड्यू फैक्टर लेटर ऑन आएगा। सबसे पहले कुछ बात करते हैं हम अपने कल के मैचेस के हवाले से। सैटरडे को 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच जो हमने देखा कि वो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया। कराची किंग्स ने टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग की दावत दी। उन्होंने पहले तकरीबन 141 रन बनाए, जिसका तौक़ुब करते हुए ये मैच लास्ट ओवर और लास्ट बॉल तक गया। इमाद वसीम जिसने एंड में आके बड़ी आउटस्टैंडिंग हिज़म खेली और बाबर आजम आल 2 के पहले बड़ा ज़बरदस्त लेके आए, 65 रन स्कोर किए। बट एक चीज़ उनसे एसोसिएट की जा रही है कि वो इंडिविजुअल परफॉर्मर तो सबसे बेस्ट हैं, पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, बट वो मैच फिनिश नहीं कर पा रहे। हम जैसे बात देखा कि वो भी जब 65 पे आउट हुए तो कराची किंग्स एकदम डिक्लाइन की तरफ चली गई। एक जीता हुआ मैच बिल्कुल वो हारने के करीब चले गए, जिसमें माद वसीम ने आके लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पे बाउंड्री लगा के मैच को सुपर ओवर की तरफ मुंतकिल किया। सुपर ओवर के अंदर बात करें तो उन्होंने सोहेल तनवीर ने मुल्तान सुल्तान की तरफ से लास्ट ओवर किया और 13 रन हुए उनके अगेंस्ट। इसको चेस करने की जब बारी आई तो मोहम्मद आमिर आते हैं उनकी कराची किंग्स की जानिब से, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग लास्ट ओवर किया और कोई बाउंड्री कंसीड नहीं की और 4 रन से कराची किंग्स फर्स्ट क्वालिफायर जीत के फाइनल में पहुंच जाती है। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा हाईलाइट का पैकेज तैयार किया है, जिसमें विकेट्स और आपको 4 एंड 6 दिखाते हैं। जी, आपने हाईलाइट देखी पहले मैच की। अब दूसरे मैच के पहले बात करने से अभी आपको रिसेंट अपडेट दे देते हैं। 116 पे 5 मुल्तान सुल्तान की विकेट गिर चुकी हैं। काफ़ी मैच लाहौर कलंदर की तरफ जाता जा रहा है और लग यही रहा है कि ये मैच शायद लाहौर कलंदर ले जाए और जो पूरा पाकिस्तान लाहौर वर्सेस कराची फाइनल देखना चाह रहा है, होपफुली ये देखने को मिलेगा। अब कुछ बात करते हैं कल के सेकंड मैच के हवाले से। सेकंड एलिमिनेटर हुआ लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। लाहौर कलंदर ने अगेन टॉस जीता और पहले पेशावर ज़ल्मी को खेलने की दावत दी, जिन्होंने पहले खेलते हुए 170 रन स्कोर किए। इसमें देखा जाए तो कोई ऐसा बड़ी इनिंग्स हमें नज़र नहीं आई। फफ डुप्लेसी अच्छा खेले, उसके साथ देखा जाए शोएब मलिक अच्छा खेले, बट सम हाउ एंड में जो हमने देखा कि कोई ऐसा बड़ी हिटिंग आखिरी ओवर में नज़र आई। हारोसोफ के अगेंस्ट 20 रन स्कोर हुए। फिर लाहौर कलंदर ने जब चेस करना शुरू किया तो उनकी भी गाय बगाए विकेटें गिरती चली गईं, बट हमने देखा कि एक जो शीट एंकर रोल प्ले किया वो मोहम्मद हफीज़ ने किया, जो पाकिस्तानी टीम के अंदर भी एक सीनियर प्रो के तौर पे नज़र आ रहे हैं। और अभी करंटली बेन डंक के साथ मोहम्मद हफीज़ के ऊपर टीम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही थी। मोहम्मद हफीज़ की इनिंग्स की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। उन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलते हुए 75 रन स्कोर किए और 1 ओवर पहले ही मैच जिता दिया। इसमें देखना पड़ेगा कि लाहौर कलंदर के साथ जो पिछले तमाम एडिशन के अंदर हम बात कर रहे थे
कि एक तरह के उनके बैट्समैन आते हैं और कंटिन्यूसली हिटिंग करते चले जाते हैं। बट इस दफ़ा वो जो कमी थी, जो मोमेंटम था, वो मोहम्मद हफीज़ ने साथ कैरी ऑन किया। आल्दो कि जैसे हम जानते हैं कि लाहौर कलंदर का जो बॉलिंग अटैक है वो प्रॉब्ली सबसे बेस्ट है। उनके पास शाहीन शाह अफरीदी हैं जिन्होंने शुरू में ही उन्होंने आउट कर दिया। मैं देखा हैदर अली को जो कि आउटस्टैंडिंग फॉर्म में थे, फिर हारिस रऊफ अच्छा खेलते हैं, नो डाउट कि उनकी वैसे देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग रही। लास्ट ओवर जो था कल वो अच्छा नहीं रहा, आज बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह एक कम्बिनेशन नज़र आ रहा है जो हमें कराची किंग्स के दरमियान नज़र आया और इनके अंदर भी नज़र आ रहा है कि दोनों टीम्स जो हैं वो कंटिन्यूसली एक मोमेंटम गेन कर रही हैं। इसी तरह कल के मैच के हवाले से भी हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है, हाईलाइट्स आपके लिए तैयार किए हैं फोर्सेज और विकेट्स की, वो देखते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, अभी रिसेंट बात करें तो मैच की हम कर रहे थे मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर। मुल्तान सुल्तान की 7वीं विकेट भी गिर चुकी है और सोहेल तनवीर भी बॉल्ड हो चुके हैं। विजय ने 3वीं विकेट हासिल की। विजय और हारिस रऊफ दोनों 3-3 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। नाज़रीन, लगता तो फिलहाल सिनेरियो के अकॉर्डिंगली यही है कि शायद लाहौर कलंदर ये मैच ले जाएगा, बट जब तक खुशदिल शाह विकेट पर मौजूद है कुछ कह नहीं सकते। अब वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप में कुछ बात कर लेते हैं दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से। इसी वीक मिसबाह उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी लास्ट असाइनमेंट एज ए चीफ सेलेक्टर उन्होंने 35 प्लेयर्स की अनाउंसमेंट की। उस हवाले से कुछ बात करें तो कुछ हमें नए नाम भी दिखने को नज़र आए। इसमें हमें इमरान भट्ट का नाम नज़र आया, इसमें अमाद भट्ट का नाम नज़र आया जो ऑलराउंडर है। जफ़र गोल ऑलरेडी थे, उस्मान कादर भी ऑलरेडी थे। फिर हमें कुछ इसमें जो इश्यूज़ हैं जिन पे बात मैं पर्टिकुलरली करना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी रीज़न नज़र आई कि ओबियसली हम वी नो कि कोविड की वजह से हर जगह आप ज़्यादा लोगों को लेके जा रहे हो, बट 35 का स्क्वाड इज़ टू मच कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या इतने ज़्यादा लड़कों को लेके जाना क्या सूटेबल ऑप्शन है, क्या इससे एग्जिस्टिंग प्लेयर के ऊपर प्रेशर तो नहीं डेवलप होता। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर इसके अंदर जो रियल प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि काशिफ भट्टी जो 2 दौरों में आपके साथ इंग्लैंड आपके साथ ट्रैवल किया, कोई मैच में नहीं खेले, उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। उनकी जगह जफ़र गोहर हैं, ठीक है, यासर शाह ऑलरेडी थे, उस्मान कादर आल्दो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, वो भी 3-4 दफ़ा टीम के साथ ट्रैवल कर चुके थे, नहीं खिलाया जा रहा था, फर्स्ट टाइम चांस मिला और वो मैन ऑफ सीरीज़ भी रहे। इसी तरह मोहम्मद आमिर की बात करना चाहूँगा। जैसे हम जानते हैं कि जहाँ स्विमिंग कंडीशन होती है, आमिर से बेहतर शायद न्यू बॉल का कोई बॉलर नहीं है। डेप्थ बॉलिंग में तो हमें नज़र आता है कि शाहीन शाह अफरीदी भी हैं हमारे पास, वहाब रियाज भी हैं, बट आमिर का हम दोनों जगहों पे बड़ा अच्छा यूज़ कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर की बात करें तो उन्होंने हमें जैसे कल देखा कि एक कराची किंग्स को सुपर ओवर में एक ऐसा आउटस्टैंडिंग ओवर दिया कि वो अपनी टीम को ईजिली मैच जितवा दिया। और ऐसा सीनियर प्रो का 35 अगर आप प्लेयर्स लेके जा रहे हैं तो सिखाने के लिहाज से भी आप ऐसे सीनियर बॉलर को साथ लेके जा सकते हैं। इसी तरह हम बैटिंग की बात करें तो असद शफीक का नाम नज़र आता है कि असद शफीक कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस पे शायद इनके अलावा 1-2 प्लेयर्स और भी ड्रॉप होते हैं। अजहर अली भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट 1 इनिंग्स उन्होंने इसमें सेंचुरी स्कोर की। क्या 35 के स्क्वाड के अंदर असद शफीक जैसे बैट्समैन का नाम नहीं होना चाहिए था ताकि वो अपने लड़कों को लेके जाता? अनफॉर्चुनेटली कोई अगर जूनियर लड़का परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, वो फ्लॉप होता तो आप इनको इंडक्ट कर सकते थे। ऐसे लड़के का बेंच पे बैठना ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसके अलावा जाहिद महमूद की बात करते हैं जिन्होंने T20 के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, अभी कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर किया, उनको नहीं साथ लेके गए। काशिफ भट्टी की हमने बात की, समी असलम है, इसी तरह इमरान खान जूनियर है जिनको चांस नहीं दिया गया। इसी हवाले से हमने अपने साथ फोन लाइन पे हमारे इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे ठीक ठाक हैं आप? जी सर, मैं बात कर रहा था दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से, उसके अलावा मैं PSL के हवाले से भी आपसे बात करूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि ये 35 लड़कों को उन्होंने अनाउंस किया मिसबा ने, तो क्या ये जस्टिफाइड है इतने ज़्यादा लड़के? और जो सिलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कुछ लड़कों को चांस दिया गया, उसमें असद शफीक का नाम नहीं है, आमिर का नाम नहीं है, जाहिद महमूद ने अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, काशिफ भट्टी को नहीं खिलाया गया, तो क्या आप इस पूरी जो अनाउंसमेंट है इसको किस तरह देखते हैं? देखिए इरफान, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए, चूंकि 2 टीमों ने न्यूजीलैंड का दौरा करना था, एक तो पाकिस्तान की सीनियर टीम और दूसरे पाकिस्तान शाहीन जो जूनियर टीम है, तो लेकिन हुआ ये कि इकट्ठे मिसबाह उल हक के लिए तो आसान था काम। उन्होंने जो 35 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया और उन्होंने ये नहीं बताया कि शाहीन में कौन से खिलाड़ी शामिल हैं और सीनियर टीम में कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है
कि काशिफ भट्टी को पहले ऑस्ट्रेलिया ले गए, उसके बाद उसे इंग्लैंड का दौरा कराया और फिर वो टीम से बाहर हो गया बगैर खिलाए। फहीम अशरफ को वो साथ रख रहे हैं। इफ्तिखार अहमद को उन्होंने जानबूझकर T20 सीरीज में नहीं खिलाया ताकि अगर कहीं वो फ्लॉप हो जाते तो शोर मचता, और वो आप देखेंगे उनकी क्या परफॉर्मेंस रही जो कराची किंग्स की जानिब से एक मैच खेले PSL का। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो खिलाड़ियों का इंतखाब है वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर हो रहा है। असद शफीक 72 टेस्ट मैचेस खेले पाकिस्तान की जानिब से, अब उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के दौरे में अच्छी नहीं रही थी, लेकिन और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी रही है? पास में फहीम अशरफ हुए, इफ्तिखार अहमद हुए, फखर जमान हुए, लेकिन वहां न्यूजीलैंड में हमें एक तजुर्बाकार बैट्समैन की जरूरत होगी। मैं समझता हूं कि असद शफीक को एक और चांस देना चाहिए था, क्योंकि हमारी बैटिंग जो है वो नातजुर्बाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, और न्यूजीलैंड की कंडीशंस में जहां तेज हवा चलती है, विकेट पर गेंद सीम और स्विंग होता है, वहां बड़ी मुश्किल होगी हमारे बैट्समैनों के लिए। असल में इसी वाले से बात कर रहा था कि जिस तरह हमें डोमेस्टिक में देखा कि असद शफीक अभी तक उस तरह की अपनी फॉर्म रिगेन नहीं कर चुके, लेकिन अगर देखा जाए तो सरफराज भी फॉर्म में नहीं थे। सरफराज को फॉर्म की वजह से कैप्टनसी से हटाया गया। अब मैं इसमें हवाले से बड़ा पर्टिकुलरली आपसे जानना चाहूँगा कि अगर सरफराज परफॉर्म किया, ऑब्वियसली अगर PCB ने और मिसबा ने समझा कि वो इस काबिल हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को रीगेन कर चुके हैं, तो उनको दोबारा टीम में इंडक्ट किया गया, तो क्या आप ये समझते नहीं है कि इतनी जल्दी बाबर आजम को कैप्टनसी देना, ये एज ए वो लर्निंग कैप्टन तो हो सकते हैं बट वो ऐसे बॉन्ड कैप्टन नहीं है, जैसे सरफराज हमें एक पूरी प्रिपेयर एक कमोडिटी थी, तो क्या आप उसकी कैप्टनसी को कैसे देखते हैं कि क्या उनकी बैटिंग को कहीं ये सफर तो नहीं कर देगी? ये प्रेशर जो है इरफान देखें, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम कप्तान बदलते रहते हैं। अगर आप गुज़िश्ता 12 साल में देखें तो पाकिस्तान के 8 टेस्ट कप्तान आए हैं 12 साल में। आप शोएब मलिक से शुरू करें, शोएब मलिक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद आफरीदी, सलमान बट, मिसबाउल हक, फिर उसके बाद आप आ जाए मिसबाउल हक के अलावा सरफराज अहमद, जितने, और ये अजहर अली, तो 8 कप्तान। और 33 बरस में पाकिस्तान ने जो 1952 में शुरू की थी टेस्ट क्रिकेट, तो 68 बरस में 33 कप्तान पाकिस्तान ने तब्दील किए। तो बाबर आजम अभी हमारा नंबर 1 बैट्समैन है, उसके कांधों पर कप्तानी की अगर जिम्मेदारी डाली गई है तो फिर उसे मौका देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये मुसलसल कप्तानों की तब्दीलियां जो है टीम के तवाजुन को खराब करने का सबब बनती है और पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर भी असरअंदाज हो रही है। आप देखें, जब सरफराज कप्तान थे पाकिस्तान की टीम T20 की आलमी रैंकिंग की नंबर 1 टीम, अब नंबर 4 टीम हो गई है पाकिस्तान। तो क्या हो रहा है पाकिस्तान की? फिर उसके बाद आप टेस्ट की परफॉर्मेंस देखें, वनडे की परफॉर्मेंस देख लें, जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम के जो हमें हरा देती है, जिसकी रैंकिंग बहुत कम है। तो मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल में ये चीजें जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह, इनको सोचना पड़ेगा। बाबर आजम पर दबाव डालकर उसको जो है कहीं उसकी कारकर्दगी खराब ना हो जाए, मुझे तो डर लग रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जब किसी को कैप्टन बनाया जाए तो पूरा चांस देना चाहिए और उसे एटलीस्ट 2 साल से तो कम का चांस बनता नहीं, जैसे अजहर अली को बनाया गया और जैसे ही एक टेस्ट मैच की बेस के ऊपर उनको हटा दिया गया। अच्छा, मैं ये बात करना चाहूँगा, जैसे आपने फेवरेटिज्म की बात की कि इमामुल हक जो है वो ना T20 खेलते हैं ना वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं, तो इस दौरे पे उनको लेके जाना क्या जस्टिफाइड था? जैसे जिशान मलिक को भी ऐड कर दिया गया, उनको भी ऐड कर दिया गया। जिशान अशरफ एक ऐसे विकेट कीपर थे जिसने मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी अच्छा परफॉर्म किया, सदरन की तरफ से भी परफॉर्म किया, उनका नाम नहीं आया। रोहेल नज़ीर ऑलरेडी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं अंडर 19 में और इमर्जिंग टीम के साथ भी, तो इसको कैसे देखते हैं ये 2-4 प्लेयर की इंडक्शन को? मैं खुद हैरान हुआ इमामुल हक के सिलेक्शन पर कि इमामुल हक ना T20 में सिलेक्ट होते हैं पाकिस्तान की टीम में, ना टेस्ट टीम में, और उनको जो है वो लेकर जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि फेवरेटिज्म हद से ज्यादा है। बाज लोग तो ये भी कहते हैं इरफान कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर आना है, मिसबा चीफ सेलेक्टर है, तो या तो आप सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में खेलते हो या फिर आप फैसलाबाद की टीम में खेलते हो, तो आप पाकिस्तानी टीम में आ जाएंगे। हालांकि मिसबा इतने जबरदस्त खिलाड़ी, इतने जबरदस्त कामयाब तरीन कप्तान रहे, लेकिन एज अ चीफ सेलेक्टर वो खिलाड़ियों के इंतखाब में इंसाफ का तराजू अपने हाथ में थामने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से टीम की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा हो गया है। आप देखें, पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म है। अगर आप खिलाड़ी को निकालते हैं तो सबके साथ यकसा सुलूक रवा रखें। कुछ को आप टारगेट करते हैं और कुछ जो आपके फेवरेट हैं उनको आप टीम में रखते हैं। इफ्तिखार अहमद की मिसाल ले लें। इफ्तिखार अहमद 2015 से खेल रहे हैं,
और इफ्तिखार अहमद को मिसबाह उल हक ने टेस्ट डेब्यू कराया। इफ्तिखार अहमद जो है उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने, वो आखिरी जो हम वनडे हारे जिम्बाब्वे के खिलाफ, उनको ओपन करने के लिए भेज दिया। मिसबाह कहते हैं कि वो 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है। आपको याद होगा नेशनल T20 में उन्होंने पेस बॉलिंग भी कराई, वो ऑफ स्पिनर भी है और तेज बॉलिंग भी कराई, फिर वो ओपनर भी आ जाते हैं, वो मिडिल ऑर्डर भी खेलते हैं, वो फील्डिंग भी कर लेते हैं। और जैसे मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, सेकंड मैच में उन्होंने 5 जब आउट किए तो तीसरे मैच में सिर्फ एज ए स्पिनर उनको डाल दिया गया, कोई स्पिनर नहीं खिलवाया, जिसकी वजह से हम मैच हार गए जिम्बाब्वे से तीसरा। यही तो बदकिस्मती इरफान हमारी कि हम खिलाड़ी के साथ इतना उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि किसी की हद नहीं, और फिर उसके बाद एकदम से उसको जो है नजरों से गिरा देते हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान में फेवरेटिज्म इस दौर में कुछ ज्यादा ही हो गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन को इसका नोटिस लेना। अच्छा सर, मैं कुछ बात PSL के हवाले से करना चाहूंगा कि जैसे जहाँ PCB को हमें क्रेडिट देना चाहिए, वो बिल्कुल देना भी चाहिए कि उन्होंने दोबारा से जब तमाम मैचेस पोस्टपोन हो गए थे पैंडेमिक की वजह से, अब दोबारा हो रहे हैं कराची के अंदर, तो इसको कैसे देख रहे हैं? और जो हमें नज़र आ रहा है कि शायद प्रॉब्ली लाहौर वर्सेस कराची का फाइनल होगा, ये तमाम परफॉर्मेंसेज जो प्ले ऑफ एंड वाले हैं, इसको सारा को कैसा देखते हैं आप? देखिए, अभी तो 15 गेंदों पर 39 रन दरकार है मुल्तान सुल्तान को फतह के लिए, और खुशदिल शाह जिन्होंने 35 गेंदों पर पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 की तेज तरीन पहुंची थी, वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। तो 15 गेंदों पर 39 रन, कुछ भी हो सकता है। T20 क्रिकेट में आप रूल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही मैं एक वजह आपसे पूछ रहा था जी। हाँ, इम्कानात यही है कि फाइनल कराची और लाहौर के दरमियान खेला जाए। अभी 7 विकेटें गिरी है मुल्तान सुल्तान की, और जिस तरह से खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर वो खड़े रहे तो काफी करीब लेकर जाएंगे, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं। जितने टॉप के बैट्समैन है वो आउट हो गए। और जहां तक आपने PSL की बात की, यकीनन इसका क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जाएगा और सिक्योरिटी के इदारों को भी जाएगा। जब यहाँ पर ये नेशनल T20 हुआ था, जो बल्कि जो आपका PSL हुआ था, तो PSL में रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी, पुलिस, सब ने जो है मिलकर रोल प्ले किया सिक्योरिटी। जी बिल्कुल, हमने सारी चीजों को जी एक्नॉलेज करते हैं सर। गैर मुल्की क्रिकेटर्स पाकिस्तान आए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात होगी। थैंक यू टाइम। नाज़रीन, अभी ब्रेक का टाइम होता हुआ जाता है, मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। जैसे हम जानते हैं कि आज ज़बरदस्त सेकंड जो एलिमिनेटर है उसका मैच हो रहा है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर, और मुल्तान सुल्तान की सबसे इम्पोर्टेंट विकेट खुशदिल शाह भी आउट हो चुके हैं, वो 8 विकेट उनकी आउट हो चुकी हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अब उनके पास कोई पॉसिबिलिटी बचती है कि वो सब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। ये इसीलिए हमने ये देखा जाएगा कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या जो अपॉर्चुनिटी मिली थी मुल्तान सुल्तान को कल, वो जब उन्होंने लूज़ की, इस हवाले से देखा जाए कि मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम राहत अली की बात करेंगे। कल जब सेकंड मैच हो रहा था तो मोहम्मद हफीज़, जैसे हम जानते हैं, एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। इस हवाले से देखा गया कि उन्होंने एक हाफ चांस दिया। राहत अली ने, जैसे हमें सबको याद होगा कि वर्ल्ड कप के अंदर क्वार्टर फाइनल में वहाब रियाज की बॉलिंग के अंदर उन्होंने जब कैच ड्रॉप किया था शेन वॉटसन का, पाकिस्तान वो क्वार्टर फाइनल हार गया। और कल भी सिमिलरली उसी पोजीशन के ऊपर वो खड़े थे लॉन्ग ऑन पे, और उन्होंने जब कैच ड्रॉप किया मोहम्मद हफीज़ का, और वो फिर इजीली मैच ले गए। इसलिए आज से मज़ीद बात करने के लिए PSL के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं याह्या हुसैनी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी इरफान, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी इरफान, अल्लाह का। काफ़ी लेट नाइट आपको डिस्टर्ब किया। आपसे जानना चाहेंगे कि PSL की रौनकें दोबारा से बहाल हो चुकी है कराची में। मोस्ट लाइकली लग रहा है लाहौर वर्सेस कराची का फाइनल होगा, क्योंकि खुशदिल शाह भी आउट हो चुके हैं। सारे सिनेरियो कैसे देखते हैं सर आप? जी इरफान, बिल्कुल आपको इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हालांकि क्रिकेट के खेल में जब तक लास्ट बॉल डिलीवर ना कर दी जाए नहीं कहना चाहिए, लेकिन बज़ाहिर तो इस वक्त जो आपने अभी कहा कि कराची वर्सेस लाहौर डे आफ्टर टुमारो फाइनल, बिल्कुल हैट्रिक बॉल पर इस वक्त शाहीन शाह आफरीदी हैं और 155 पे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं मुल्तान सुल्तान के, और 8 गेंदों का खेल बाकी है। इमरान ताहिर और जुनैद खान विकेट पर मौजूद हैं। तो अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई लगती है, और अगर शाहीन शाह आफरीदी, जिनके लिए मैच कुछ इतना अच्छा नहीं रहा, एडम विथ ने जिस तरह उनको अटैक किया आते ही, अब वो क्या हैट्रिक करते हैं इस मैच में, ये इंपॉर्टेंट होगा। और लाहौर कलंदर ऑलमोस्ट तकरीबन फाइनल के लिए शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर हैट्रिक तो नहीं कर सके शाहीन शाह आफरीदी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस मैच में डेविड वीले, मोहम्मद हफीज ने
आज बहुत मदद फराहम की इस सेकंड एलिमिनेटर में। कप्तान सुहेल अख्तर को एक टीम मैन की तरह उन्होंने टीम को उठाकर रखा। 4 ओवर में उन्होंने 32 रन दिए। मैं जो फाइनल में कराची और लाहौर को देख रहा हूँ, ये जो ड्यू फैक्टर का एलिमेंट है, ये ड्यू फैक्टर का एलिमेंट जो है वो फास्ट बॉलर ही इसको सर मैं इसी वाले से पूछना चाह रहा था कि कराची की बॉलिंग देखें, अगर कंपैरिजन करें आप लाहौर की बॉलिंग के साथ, लाहौर की बॉलिंग ने जो चेस करती है टीम मोस्टली वो जीती है, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि कौन सी बॉलिंग ज्यादा बेहतर नजर आ रही है? अगर ड्यू फैक्टर आता भी है कराची के अंदर, तो कौन सी टीम आपको ज्यादा फेवरेट नजर आ रही है फाइनल में? देखिए, आज के मैच को अगर मैं देखता हूँ तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज के मैच में लाहौर कलंदर में जिस तरह आदिम विद को हैंडल किया है, उनको अब फाइनल में कराची किंग्स के साथ मैच खेलना है, और वो भी वन मैन आर्मी है। वहां पर बाबर आजम तने तनहा उनकी बैटिंग को लेकर चल रहे हैं। तो आज जिस तरह आदिम विद को इन्होंने आउट किया है, तो उनको ये चीज अंडरस्टैंड करना होगी कि बाबर आजम भी इनिंग का आगाज करने के लिए आते हैं। अगर उन्होंने बाबर आजम को इब्तिदा में आउट कर लिया तो अच्छा मौका होगा, लेकिन अगर आप पेपर पे बात करें तो लाहौर कलंदर और कराची किंग्स, मेरा ख्याल है ज्यादा फर्क होगा नहीं, क्योंकि एक तो 2 रिवायती हरीफ, फिर होम ग्राउंड का एडवांटेज। शाकिन क्रिकेट कितना मिस करेंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी जो थी प्ले ऑफ से पहले हमने देखा कि जिस तरह आवाम शायकीन क्रिकेट आते थे ग्राउंड्स के अंदर, वो कैसा एनवायरनमेंट रहेगा? क्या खिलाड़ी उसको बहुत मिस करेंगे? हम लोग तो ऑब्वियसली कर रहे हैं। देखिए, बात दरअसल ये जो आपने मिस करने की बात की ना, अगर मैं जो मीडिया पार्टनर के हवाले से बात करूं कराची और लाहौर के, तो मेरा ख्याल है 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आपसे लास्ट पूछना चाहूंगा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या प्रेडिक्ट करते हैं कौन सी जीतेगी? देखिए, अगर आप मुझसे बात करें तो जिंदा दिलों के शहर लाहौर की टीम जिस तरह इस टूर्नामेंट में खेली है और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को उठाकर रखा है, तो अगर ये कामयाबी लाहौर कलंदर की टीम हासिल करती है तो वेल एंड गुड, और उनके लिए ये जीत बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कराची किंग्स डेफिनेटली वो भी पहली मर्तबा फाइनल खेल रहे हैं, वो भी ये चाहेंगे कि वो पहुंचे फाइनल में। और अब चले देखते हैं कि कौन जीती है। इंशाल्लाह फाइनल के हवाले से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।